स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमने लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 किताब के तीसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया था। हमारा तीसरा अध्याय था लोकतंत्र और विविधताएं। हम लोकतंत्र और विविधताओं के अंतर्गत कुछ एक उदाहरणों को देखते हुए 2 कक्षाओं का अध्ययन कर चुके हैं। यह आज हमारी तीसरी कक्षा है। इसके अंदर आज हम पिछली कक्षाओं के आगे के अध्याय को देखते हैं। हमने सामाजिक असमानताओं के आधार पिछली कक्षा में देखे कि किन आधारों पर समाज में असमानताएं व्याप्त है और ये असमानताएं कब सामाजिक विभाजन का रूप लेने लगती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बड़े और ऊपर हो जाते हैं, तब जाकर के वे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें कि किस प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं, तो देखिए हमने विभिन्न दुनिया के देशों के उदाहरण पढ़े हैं, तो हम पहले दुनिया के देशों की ही बात करते हैं। हमने मैक्सिको के अंदर अफ्रो अमेरिकी लोगों के श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को जाना। ये जो श्वेत और अश्वेत का भेदभाव था, इसको अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो देखिए ये 2 हैं, एक श्वेत है और दूसरे अश्वेत हैं। अब इनमें सामाजिक भिन्नता किस प्रकार की है? पहली भिन्नता तो यही है रंग की, और दूसरी भिन्नता ये है कि जो अश्वेत वर्ग है ये कौन सा था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अफ्रीका से अमेरिका में बंदी बनाकर लाए गए थे, और ये अश्वेत वर्ग जो था इसको थोड़ा हीन समझा जाता था, और इसी भेदभावपूर्ण नीति के कारण इनको आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी थी। नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ, तो आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनकी स्थिति को देख लें एक बार कि अश्वेतों की स्थिति अमेरिका में कैसी थी। पहली बात, ये वर्ग गरीब था। दूसरी बात करें तो बेघर थे, इनके घर यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं थे। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो इनको विरोध करने के मतलब आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या थी? आंदोलन के लिए प्रेरणा इनको मिली भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण। यह वर्ग जो था यह हमेशा से ही भेदभाव का शिकार रहता था, इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। भेदभाव के शिकार थे ये लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हम अमेरिका का मतलब उदाहरण पहले देख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको श्वेत और अश्वेत के बारे में बताया है। अब अगर यही सेम कंडीशन हम किसी अन्य देश के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल भारत का ले लेते हैं। भारत में भी जातिगत आधार पर काफ़ी विभाजन देखने को मिलता है। तो जो दलित वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, उनके साथ ये सारी स्थितियां हमें मिल जाएंगी देखने को कि उनकी स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं मिलेगी, रहने के लिए उनके पास पक्के या अच्छे मकान नहीं होते हैं, कहीं कहीं उनके साथ भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो ये सारी स्थितियां विभिन्न देशों में कहीं ना कहीं किसी न किसी समुदाय के साथ देखने को मिल जाती हैं। और उदाहरण देखें हम दुनिया के विभिन्न देशों का, तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की बात करते हैं। देखिए हमने पहले अमेरिका का उदाहरण देखा है, जो कि श्वेत और अश्वेत के विभाजन को फेस कर रहा है, और अश्वेत वर्ग जो है वो पीड़ित है और वो आंदोलन करता है अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए।
दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं उत्तरी अमेरिका और नीदरलैंड का। उत्तरी अमेरिका और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं। इन दोनों में एक समानता है, वो क्या है कि ये दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर धार्मिक आधार पर तो कोई विभाजन है नहीं, तो फिर इनके बारे में क्यों बता रहे हो? लेकिन ईसाई धर्म में भी दो पंथ देखे जाते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। ठीक है ना, इन दोनों का नाम हमने पहले भी पढ़ रखा है पिछली कक्षाओं में। ये दोनों शब्द हमारे लिए नए नहीं हैं। ईसाई धर्म के दो शाखाएं हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, और ये दोनों शाखाएं उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में व्याप्त हैं। अब बात करें कि इस आधार पर इन देशों में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी आयरलैंड की। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक धर्म की जो शाखा है, कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक जो धर्म है, इस धर्म के जो अनुयायी हैं वे क्या हैं? कैथोलिक्स क्या हैं उत्तरी आयरलैंड में? गरीब हैं। इनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं। ठीक है ना। आगे बात करें तो गरीब होने के साथ साथ फिर अब देखो, जहाँ पर अमीरी और गरीबी का अंतर देखने को मिलेगा ना, वहाँ पे एक शासक दूसरा शोषित, एक साहूकार दूसरा मजदूर, ये सारी स्थितियाँ बन जाती है। और जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने धन बल के आधार पर निर्धन वर्ग का शोषण करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये जो गरीब हैं ये भेदभाव के शिकार भी हो जाते हैं और इनको कहीं ना कहीं अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कई प्रकार के शोषणों को सहन करना पड़ता है। ये स्थिति कहाँ है? उत्तरी आयरलैंड में है। अब बात करें कि हमने नीदरलैंड की भी बात की थी ऊपर, तो नीदरलैंड में क्या स्थितियाँ हैं? नीदरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो हैं वे और कैथोलिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वे दोनों बराबर की स्थिति में हैं। दोनों पैसे वाले भी हैं, दोनों राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं, मानसिक मतलब इनके पास विचारक अच्छे हैं। यानी कि ये दोनों ही शाखाएं यहाँ आपस में संघर्ष करती हुई नज़र आती हैं नीदरलैंड में। नीदरलैंड में दोनों शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समान रूप से विद्यमान हैं। इनके शाखाओं के मानने वाले जो लोग हैं उनमें कोई विशेष सामाजिक भेदभाव या अंतर देखने को नहीं मिलता है। आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से दोनों पंथों को मानने वाले अनुयायी क्या हैं? समर्थ हैं। और समर्थ होने का परिणाम क्या है कि दोनों में संघर्ष चलता रहता है। दोनों धर्मों को मानने वालों की स्थिति क्या है? समान। और समान होने के कारण स्थिति कहाँ पहुँच गई? संघर्ष की। अब देखो, जब संघर्ष की स्थिति बन जाती है तो इनमें हिंसक झड़पें भी होती है फिर। ठीक है ना। हमने 3 उदाहरण देखे जहाँ पर भेदभाव और अंतर मौजूद हैं अलग अलग आधारों पर। देश के पर्टिकुलर नागरिक और बाहर से आने वाले नागरिक कह सकते हैं हम इनको। ठीक है ना। अश्वेत जो हैं ये 17वीं शताब्दी में अफ्रो अमेरिकी लोग हैं जिनको ला करके यहाँ बसाया गया था। ठीक है। आगे बात करें दूसरी उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की, तो यहाँ धार्मिक आधार पर अंतर है। धर्म की 2 शाखाएं हैं और दोनों शाखाओं में एक शाखा अमीर और एक शाखा गरीब। तो कहाँ है? उत्तरी आयरलैंड में। अमीरी और गरीबी के अंतर के कारण यहाँ जो दूसरा वर्ग है उसका शोषण हो रहा है, जो निर्धन है उसका। ठीक है। लेकिन नीदरलैंड में क्या हो रहा है? दोनों शाखाएं बराबर स्थिति में हैं। दोनों के पास राजनीतिक और आर्थिक सामर्थ्य बराबर है और इन दोनों सामर्थ्यों के बराबर होने के कारण यहाँ स्थिति किस जगह आ गई है? संघर्ष की स्थिति बन गई है। दोनों में लगातार टकराव हो रहे हैं। और देखिए, जहाँ पर टकराव और संघर्ष की स्थिति होती है वहाँ विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। यह हमने बहुत पहले समझ लिया है। अब इनके अलावा एक और अन्य देश का उदाहरण लेते हैं और ये है हमारा जर्मनी।
जर्मनी और स्वीडन दोनों ही ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार के धार्मिक आधार पर कोई भी अंतर या मतभेद नहीं दिखाई देता है। हम बात करते हैं जर्मनी और स्वीडन। यहाँ पर समरूप समाज पाया जाता है। समरूप समाज का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो समाज व्याप्त है वह धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर समान है। किसी भी प्रकार का कोई अंतर यहाँ पर, कोई विरोध यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो समरूप समाज में मैं समझती हूँ आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ का जो पर्टिकुलर समाज है वो तो समरूप है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्यों से, शैक्षणिक उद्देश्यों से या फिर आश्रय के उद्देश्य से विभिन्न धर्मों के, विभिन्न देशों के कई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तब ये अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संरक्षण देने के लिए समूह बनाते हैं, गुट बनाते हैं। और फिर जब ये गुट बनने लगते हैं तो ये अपने आप को वहाँ की प्रॉपर जो जनरेशन है उससे कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद इनके मन में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की जो भावना आती है वह फिर इनके संघर्ष का कारण बन जाती है। वहाँ के मूल नागरिकों में भले ही संघर्ष नहीं है, लेकिन जो आने वाली जातियाँ हैं उनके साथ इनका संघर्ष बनता है। यदि उनको अधिकार देते हैं तो इनकी संस्कृति खतरे में, और ये अधिकार नहीं देते हैं तो वे अपने साथ हो रहे अन्याय का दुखड़ा रोने बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो असमानताएं हैं दुनिया के हर देश, हर कोने में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अब चाहे देश छोटा है तो भी हैं और चाहे देश बड़ा है तो भी हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। पूरे विश्व की सभी संस्कृतियों के दर्शन आप अकेले भारत में कर सकते हैं। तो भारत जैसे देश में ही नहीं, दुनिया के जो अन्य छोटे देश हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब मल्टीपर्पज़ संस्कृतियाँ नहीं हैं, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं हैं, वहाँ पर भी यह संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसी स्थितियों में हम बात करें तो दुनिया के अधिकतर जो देश हैं वे बहुसांस्कृतिक देश बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे थे, भारतीय प्राचीन संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वर्तमान परिस्थितियों ने, परिवहन ने, संचार ने, मीडिया ने इतना ज़्यादा विकास किया है कि आज वास्तव में सारी दुनिया क्या है, एक हो गई है। भिन्नताओं को अलग अलग बांटना संभव ही नहीं है। आज अमेरिकी नागरिक इंडिया में, इंडिया के नागरिक अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, किसी भी देश के अंदर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे देशों के नागरिक निवास नहीं करते हैं। क्या वे सब एक दूसरे के देशों में काम भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, अपनी अपनी संस्कृति का सम्मान भी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं और उसको स्थापित करने के प्रयास भी करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आज जब दुनिया के सारे देश बहुसांस्कृतिक देश बन गए हैं तो इन टकरावों का राजनीतिक हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं इस बात का। वर्तमान परिस्थितियां क्या है? ठीक है ना, बहुत सारी संस्कृतियां दुनिया के सभी देशों में विद्यमान हैं। तो इस आधार पर अब इन संस्कृतियों का राजनीति में क्या इंटरफेयर है, किस प्रकार से राजनीति इनसे प्रभावित होती है, राजनीति इनको किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए आप इन विभिन्न देशों के उदाहरणों को बारीकी से पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इन अंतरों के बीच सामंजस्य की स्थिति बन सकती है। आज का आपका क्वेश्चन यही है, आप इस बात को अपने विचारों के साथ व्यक्त करिएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है
इस पाठ को इतने को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अपनी लाइव क्लास में इसके बारे में चर्चा अवश्य करें। यदि फिर भी आप ना जुड़ पाएँ तो अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में।